हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी और आप दिन ब दिन जो है अपने सक्सेस की ओर बढ़ रहे होंगे। इसीलिए आपको और मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा आपके लिए कुछ लाए हैं, वो भी सुन लीजिए। जो है किस्मत मौका दे या ना दे, किस्मत मौका दे या ना दे, लेकिन ये पढ़ाई तुम्हें इतना काबिल बना देगी कि तुम्हें मौका खुद ढूंढते हुए आएगी। किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन पढ़ाई तुम्हें इतना काबिल बना देगी कि मौका खुद ढूंढते हुए आएगी। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि मौका खुद आके चल के आए, हमको मौका के पास चल के जाना नहीं पड़े। किस्मत के सहारे नहीं बैठना है। किस्मत के सहारे आज तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जो किस्मत में रहेगा तो हो जाएगा। अरे किस्मत को खुद से लिखना है, हमको अपने अपने हाथों से अपना किस्मत लिखना है, इस काबिल बनाना है, ठीक है ना। और जो है हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में। सेल में जो है केंद्रक को देख लिए थे, जो है कोशिका द्रव्य के देख लिए थे, कोशिका झिल्ली के बारे में देख लिए थे। अब हम आगे इसके पार्ट के, इसके प्रमुख अंग के बारे में देखेंगे। इसके कौन कौन से प्रमुख अंग के बारे में, जैसे कि हम अंतःपरद्रवी जालिका के बारे में देखेंगे। अंतःपरद्रवी जालिका दो प्रकार के होता है, खुदरी अंतःपरद्रवी जालिका और चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। ये हम देखेंगे खुदरी अंतःपरद्रवी जालिका किसे कहते हैं या चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका किसे कहते हैं। अब तुमसे सवाल करेगा कि अंतःपरद्रवी जालिका कितने घटकों से मिलकर बना होता है, तो अंतःपरद्रवी जालिका 3 घटकों से मिलकर बना होता है। जिसको एक पहला का नाम है सिस्टर्नी, दूसरा का नाम है पुटिका, तीसरा का नाम है नलिका। ये तीनों से मिलकर बनता है अंतःपरद्रवी जालिका। इसके दो भाग, खुदरी अंतःपरद्रवी जालिका और चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। और जो है हम इसमें पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण, गोल्जी काय के बारे में। दोनों का एक ही नाम है, गोल्जी उपकरण और गोल्जी काय, दोनों एक ही नाम है। और हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। और जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये पूरे सेल को पावर पहुंचाता है, ठीक है ना। प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम को जो है बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम ही करता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम ही करता है। अब हम जो है एक एक करके एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे, तो ठीक है, इतना उतारो, हम देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे अंतःपरद्रवी जालिका किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार है और ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अंतःपरद्रवी जालिका जो है उसका द्रव में नलिका तथा सीट के रूप में एक बड़े तंत्र के रूप में पाया जाता है। सीट के रूप में एक बड़े तंत्र के रूप में पाया जाता है। देखो इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटा छिद्र होता है। ये जो है इसका संरचना ऐसे होता है, ठीक है ना। और इसमें छोटे छोटे उभार होते हैं, छोटे छोटे उभार होते हैं सब में। इसके सरफेस पे ये उभार ही राइबोसोम का है। क्या है? ये उभार ही राइबोसोम है। क्या है? ये उभार ही राइबोसोम है। तो ये जो है ये उभार जो दिख रहा है ये राइबोसोम है। इसके सरफेस पे जो है अंतःपरद्रवी जालिका के सरफेस पे केंद्रक कोशिका द्रव्य में नलिका काओं या सीट के एक बड़े तंत्र के रूप में पाया जाता है, जिसके अंतःपरद्रवी जालिका कहते हैं। और इसके 3 घटक होते हैं। इसके 3 घटक होते हैं। इसको कहते हैं कुंड अवकोशिका और इसे कहते हैं कुंड। ये जो है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। इसके 3 घटक हैं, सिस्टर्नी, पुटिका और नलिका। तो समझ में आ गया ना। इसे तीनों चीज से मिलकर इसका निर्माण होता है अंतःपरद्रवी जालिका। अब इसमें पढ़ेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है नलिका का आकार का होगा।
ऐसे ऐसे ऐसे। इसके सरफेस पे किसी भी प्रकार का कहीं पे इसको भार नहीं दिखेगा, ये चिकना सतह होगा। इसको काजी बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका, और इसको क्या बोलते हैं खुदरी अंतःप्रदर्वी जालिका। तो जिसके सरफेस पे राइबोसोम मौजूद होगा उसको बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका, और जहां पे राइबोसोम नहीं होगा वहां पर चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका। देख लिया, अंतःप्रदर्वी जालिका दो प्रकार के, खुदरी और चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका। और अंतःप्रदर्वी जालिका जो है वो तीन चीजों से मिलकर, तीन घटकों से मिलकर बना होता है। इसको सिस्टर्नी, पुटिका और नलिका कहते हैं। ये तीनों से मिलकर ही अंतःप्रदर्वी जालिका का निर्माण होता है। और अंतःप्रदर्वी जालिका जो है कोशिका में नलिका तथा सीट के रूप में एक बड़े तंत्र के रूप में पाया जाता है, जिसको हम अंतःप्रदर्वी जालिका कहते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो इसको उतारो, हम आगे देखते हैं। हाँ, अब हम अंतःप्रदर्वी जालिका के तीन घटकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिस्टर्नी के बारे में, पुटिका के बारे में और नलिका के बारे में। तो पहले हम पुटिका का देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि पुटिका स्ट्रक्चर होता कैसे है। पुटिका का स्ट्रक्चर देखेंगे, हम पुटिका का स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पुटिका का स्ट्रक्चर ऐसे, अपने थोड़ा सा ऐसे भी ये जो है ऐसे भी हो जाता है आके रास्ता मिल के। तो पुटिका का स्ट्रक्चर जो है ये सटा हुआ रहता है, ये उतना नहीं क्लोज नहीं रहता है, ना कि नहीं सटा रहता है, ऐसा ही रहता है। ये पुटिका जो अभी हम देखें उसके ऊपर के स्ट्रक्चर ऊपर का देखो, ये थैली नुमा 40 से 50 मिलीमीटर का होता है। ये कौन? सिस्टर्नी। कौन? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है थैली नुमा 40 से 50 मिलीमीटर लंबा तथा चौड़ा, शाखा विहीन, जिसमें शाखा नहीं रहता, ब्रांच नहीं रहता। जैसे कि हम ये पेड़ बनाए, ये उसका शाखा हुआ ना, ये उसका ब्रांच हुआ ना। हाँ, तो इसमें जो है शाखा नहीं, कई प्रकार का शाखा दिख रहा है, कहीं पे निकला हुआ लेना, तो शाखा विहीन हुआ। ये चौड़ी शाखा विहीन नलिका होती है। कौन? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है चौड़ी 40 से 50 मिलीमीटर लंबी तथा चौड़ी शाखा विहीन नलिका होती है, शाखा विहीन नलिका होती है। और जो है ये केंद्रक के चारों ओर, ये केंद्रक के चारों ओर, ये क्या है? ये है केंद्रक, और जो है इसके चारों ओर ऐसे 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 घिरा हुआ समानांतर क्रम में, ये केंद्रक के चारों ओर समानांतर क्रम में व्यवस्थित होता है। ऐसे है समझ में? ये केंद्रक के चारों ओर, ये केंद्रक है, इसके चारों ओर जो है समानांतर क्रम में व्यवस्थित होता है। ये इस पर राइबोसोम भी उपस्थित होता है। इस पर अभी हम बताए थे ना, इस पर राइबोसोम भी, बस ये सब क्या है? ये सब जो है राइबोसोम है। राइबोसोम को ही क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, यानी राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये जो है इस पर राइबोसोम भी उपस्थित रहते हैं। अब हम देखेंगे पुटिका के बारे में, इसको उतारो। अब बच्चों, अब हम लोगों ने सिस्टर्नी देख लिया, अब हम देखेंगे पुटिका के बारे में। पुटिका जो है वो अंडे आकार का होता है। देखो, अंडे आकार का थैली होता है। ये अंडाकार थैली होती है, 30 से 50 मिलीमीटर व्यास होता है, यानी छोटा छोटा, ये केंद्रक के अंदर जो है छोटा छोटा अंडे आकार का थैली होता है, जो इसका साइज कितना रहता है, व्यास कितना रहता है, 30 से 50 मिलीमीटर का होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे नलिका के बारे में, नलिका के बारे में। अब हम क्या देखेंगे? नलिका के बारे में। पहले हम इसके एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
देखो ये ऐसा होता है, ये क्या होता है ऐसा, या फिर एक ब्रांच भी बना देते हैं ऐसा, बड़ा आकार का बनाते हैं, इसको ही मत मिटा कर बहुत छोटा बड़ा, ठीक है। ये जो है ऐसे आकार का नलिका होता है, ऐसे आकार का नलिका होता है नलिका। ये केंद्रक के पास व्यवस्थित होकर सिस्टर्नी और पुटिका को जोड़ता है। कौन? नलिका जो है ये केंद्रक के पास व्यवस्थित होकर सिस्टर्नी और पुटिका को जोड़कर जालक का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है जालक का। तुमसे पूछेगा कि सिस्टर्नी और पुटिका को जोड़कर नलिका किस चीज का निर्माण करता है, तो बोलना जालक का निर्माण करता है। क्या करता है? जालक का निर्माण करता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये नलिका ये केंद्रक के पास इसका आकार ऐसा होता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे अंतःपरदर्भी जालिका के बारे में, अंतःपरदर्भी जालिका के बारे में, अंतःपरदर्भी जालिका के बारे में। चलो देखो मिटाते हैं इसको। तो अंतःपरदर्भी जालिका दो प्रकार के होते हैं। अंतःपरदर्भी जालिका के प्रकार। तो अंतःपरदर्भी जालिका कितने प्रकार होता है अभी हम बताए हैं तुमको, बताओ। हाँ, अंतःपरदर्भी जालिका के दो प्रकार होते हैं। जालिका के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? खुरदरी और चिकनी। खुरदरी और चिकनी। नंबर 1 खुरदरी अंतःपरदर्भी जालिका, अंतःपरदर्भी जालिका। और क्या होता है? एक अंतःपरदर्भी खुरदरी अंतःपरदर्भी जालिका और दूसरा चिकनी अंतःपरदर्भी जालिका, अंतःपरदर्भी जालिका। यही जो है अंतःपरदर्भी जालिका दो प्रकार के, खुरदरी और चिकनी अंतःपरदर्भी जालिका। हम अभी आपको स्ट्रक्चर बना के समझाए थे, स्ट्रक्चर बना के समझाए थे ऐसे करके। इसके सरफेस पे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर पे पाया जाता है, कुछ उभार पाया जाता है। यही उभार क्या कहलाता है? ये राइबोसोम। अगर सरफेस पे चिकनी खुरदरी अंतःपरदर्भी जालिका के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसे खुरदरी अंतःपरदर्भी जालिका कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अंतःपरदर्भी जालिका के सरफेस पे राइबोसोम उपस्थित रहता है। काजी उपस्थित रहता है? राइबोसोम। तो उसे क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःपरदर्भी जालिका। और जो है जिसके सरफेस अंतःपरदर्भी जालिका के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे चिकनी अंतःपरदर्भी जालिका। तुम यहाँ पर कोई किसी प्रकार का उभार दिख रहा है नहीं ना, तो इसको क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःपरदर्भी जालिका बोलेंगे। इसको चिकनी अंतःपरदर्भी जालिका बोलेंगे। अब जो हम एक एक करके देखेंगे, खुरदरी अंतःपरदर्भी जालिका और चिकनी अंतःपरदर्भी जालिका। पहले इतना उतारो। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे खुरदरी अंतःपरदर्भी जालिका के बारे में, और उसके बाद देखेंगे चिकनी अंतःपरदर्भी जालिका के बारे में। पहले देख लेते उसका स्ट्रक्चर बना के, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम जो है पहले भी आपको ये बना के दिखा चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है।
ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? राइबोसोम। इसकी उपस्थिति के कारण ही हम इसे बोलते हैं खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका। जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो इसके सरफेस पे हमें क्या दिखाई देता है? राइबोसोम। और ये राइबोसोम ही प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी निर्माण करता है। देखो, खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका के बारे में हम देख रहे थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये खुरदरी होता है, खुरदरीपन होता है। यानी खुरदरीपन यानी देखो, ये जो है हम बोर्ड देख रहे हैं तो बोर्ड में कहीं पे हमको खुरदरीपन दिखाई दे रहा है, ऊंचा नीचा नहीं, ये चिकना सरफेस है। लेकिन हम ले लेंगे ये छड़ी, ये हम क्या ले लिए? छड़ी। अब देखो इसके सरफेस पे, यहाँ देखो, ये जो है इसके सरफेस पे रफ सरफेस है ना, खुरदरी है ना। हाँ, तो ये जो है ऐसा ही बोल रहा है, इसके सरफेस पे उठा रहता है, ठीक है ना। तो ये हम कहाँ दिखता है? ये हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर हमको पता चलता है। और हम बोले हैं अभी इस पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। वो कौन करता है? राइबोसोम ही करता है। हम राइबोसोम को पहले ही बताया है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब इसके सतह पर खुरदरी होने के कारण ही, इसका सतह का होने के कारण खुरदरी यानी रफ होने के कारण ही इसे खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका कहते हैं। इसके सतह खुरदरी होने के कारण ही इसे अंतःपरद्रवी जालिका कहते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि किसके बारे में? चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका के बारे में। तो उसके सरफेस पे जो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा और वो जो है लिपिड और प्रोटीन यानी वसा, लिपिड और वसा का वो निर्माण करेगा। अब वो देखते हैं, इसके पहले इतना उतार लो फिर आगे देखो। अब बच्चों, अब हम देखेंगे चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका के बारे में। हम इसको देखते हैं किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। क्या कि इस पे सरफेस पे जो है राइबोसोम क्या दिखता है? अनुपस्थिति दिखता है। ये जो है राइबोसोम नहीं रहेगा इसके सरफेस पे, तो इसका सरफेस कैसा होगा? चिकना होगा। इसे अंतःपरद्रवी जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःपरद्रवी जालिका बोलते हैं, ठीक है ना। अंतःपरद्रवी जालिका बोलते हैं, चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। देखो इसके सरफेस पे कहीं पे तुमको राइबोसोम उपस्थित नहीं दिखेगा, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं दिखेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका बोलेंगे। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने में पर राइबोसोम की अनुपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण इसकी ऊपरी सतह क्या होता है? चिकनी होती है। इसकी ऊपरी सतह चिकनी होती है और ये जो है वसा और लिपिड के निर्माण में मदद करता है। वसा और लिपिड के निर्माण में मदद करता है। देखो, वसा और लिपिड अणुओं को बनाने में मदद करता है। कौन करता है मदद? चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। तो पूछेगा तुमको कि चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका में क्या होता है, तो वहां बोलना वसा और लिपिड के निर्माण में ये मदद करता है और जो कोशिकीय क्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब जो है प्रोटीन नहीं बनेगा, लिपिड नहीं बनेगा, वसा नहीं बनेगा, तो वो काम कैसे करेगा? कोशिका काम कैसे करेगा? उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, ये सब उसको एनर्जी देगा, ठीक है ना। तो इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे अंतःपरद्रवी जालिका के कार्य, इसका क्या काम है, क्या सामान्य काम है, इसका क्या काम है, क्या काम करता है, ये इसके बारे में देखेंगे। अंतःपरद्रवी जालिका, इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ईआर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःपरद्रवी जालिका कहते हैं, का एक प्रमुख कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र के माध्य, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र के माध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र तथा केंद्रक के माध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिकाओं के रूप में कार्य करता है। यानी क्या इसका मतलब क्या है? यह है कि कोशिका के द्रव्य से जो है विभिन्न केंद्रक के पास प्रोटीन का परिवहन कराता है, यानी भेजता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। देखो लिखा हुआ है
ट्रांसपोर्ट चैनल बनाता है। काजी बनाता है, ट्रांसपोर्ट चैनल बना के वहां तक भेजने का कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रमुख कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के माध्य तथा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र अतः इसके केंद्रक के माध्य पदार्थ माने क्या, प्रोटीन के परिवहन के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ से वहां भेजना। जैसे कि हमारा हार्ट जो है ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है, इसी प्रकार जो है ये प्रोटीन का जो है ट्रांसपोर्टेशन कराता है। कौन, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे स्केलेटल का कार्य भी करती है, अर्थात ये कोशिका को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। ये दो कार्य किसका, अंतःप्रद्रवी जालिका का। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको उतारो, हम जो है आगे देखते हैं। हाँ, अब हम इसके और कार्य के बारे में देखते हैं, इसके अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हम आपको बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। विशेष रूप से प्रोटीन, ये रफ होगा, रफ यहाँ पर ये लिखा गया था सब, AS यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ द्वारा संश्लेषित कुछ प्रोटीन और तथा वसा कोशिकाओं को बनाने में सहायता करती है। अब जो इसी के अंदर जो है क्या होता है, यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके थे। और वसा और लिपिड का निर्माण होगा तो कहाँ होगा, वसा और लिपिड का निर्माण जो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। कहाँ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है, और जो है ये से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज याद रखना कि प्रोटीन संश्लेषित जो है, इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वसा और लिपिड जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये इसका कार्य हुआ। अब हम आगे कल देखेंगे गोल्जी उपकरण के बारे में। किसके बारे में, गोल्जी उपकरण के बारे में, गोल्जी काय के बारे में। आज यहीं तक रहने देते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब या अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।